नमस्ते। राज के उपर्युक्त परिचय के साथ मेरे बहुत से शत्रु हो जाएंगे, पर डॉक्टर स्वामी जैसे कुछ मित्र भी हैं मेरे, जो मेरे पक्ष में अवश्य खड़े होंगे। और आप सब तो रहेंगे ही। मैं इस बात से सहमत होता हूँ कि पहले मैं इतना शक्ति संपन्न नहीं था कि मैं मुझ पर किए जाने वाले वारों को झेल पाता। संचार माध्यम मेरे लेखों और वक्तव्यों को रोक देते थे, मेरे विचारों को प्रकाशित नहीं करते थे और मुझ पर लगाए जाने वाले एक पक्षीय लांछनों को खूब हवा देते थे। पर सामाजिक माध्यमों का उपयोग सफलता के साथ करके, विशेष रूप से फेसबुक का, अब मैंने इतने समर्थक हासिल कर लिए हैं कि अब मुझे इन हमलों से डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं पुरजोर तरीके से पलटवार करने में बिल्कुल सक्षम हो गया हूं। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं, क्योंकि आपने मेरा समर्थन किया है। मैं संस्कृत भारती को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो भारत में मेरा एक अच्छा मित्र और दृढ़ समर्थक है। उन्होंने बड़े ही पेशेवरीय ढंग से कई शहरों में मेरी पुस्तक बैटल फॉर संस्कृत के विमोचन के कार्य को संभाला। पिछली रात मेरी संस्कृत भारती के लोगों के साथ रात्रि भोज के दौरान एक बैठक हुई, जिसमें हमने उपर्युक्त रणनीतियों की चर्चा की और अगले 3 सहयोगात्मक परियोजनाओं के विचार सामने आए। इन्फिनिटी प्रतिष्ठान और संस्कृत भारती के कार्यों में खूब अन्योन्याश्रिता है। मैं वॉशिंगटन में उनके संगठन की शाखा खोलने के लिए धन जुटाने का काम का पूरा समर्थन करता हूँ। संस्कृति में बसी हुई संस्कृत भाषा एक सुपरिचित भारतीय प्रतिमान है। भारत की नींव के रूप में संस्कृत भाषा भारत के उज्जवल भविष्य के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व है। इसे संस्कृत के भविष्य को गढ़ने की नीति का एक महत्वपूर्ण भाग बनाना होगा। मैं अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करूंगा। हम अमेरिका की राजधानी के पास एक बड़ा केंद्र खोलना चाहते हैं। वो अमेरिका का हिस्सा कैसे बनेगा, ये विचारणीय है। अमेरिका दोहरी अस्मिताओं वाले लोगों का देश है। ये लोग अन्य देशों और संस्कृतियों से यहाँ आकर बसे हैं। ऐतिहासिक रूप से ये विभिन्न आप्रवासी अपने मूल अस्मिता को बरकरार रखते हुए अमेरिकी बने हैं। इस तरह उनकी 2 अस्मिताएं हैं। यहाँ आपको मिलेंगे आयरिश अमेरिकी, इतालवी अमेरिकी, अफ्रीकी अमेरिकी, हिस्पैनिक अमेरिकी, चीनी अमेरिकी, भारतीय अमेरिकी, यहूदी अमेरिकी, मुसलमान अमेरिकी इत्यादि। लोग अपनी अस्मिता के साथ यहाँ आते हैं और अमेरिकी अस्मिता को भी आत्मसात कर लेते हैं। ये अमेरिका का एक विशिष्ट स्वभाव है। यूरोप ने इसे अभी तक नहीं खोजा है और अब भी इसे लेकर संघर्ष कर रहा है। अमेरिका में भारतीय होते हुए अमेरिकी होना बिल्कुल स्वाभाविक चीज है और इस तरह की दोहरी अस्मिता की प्रक्रिया को सभी को भलीभांति समझना होगा। हमारे नेताओं और हमारे लोगों को अमेरिका में अस्मिता के निर्माण की इस प्रक्रिया को समझना होगा। मैंने इस विषय पर 500 पृष्ठों का एक शोध पत्र लिखा है, जिसे मैंने 15 साल पहले लिखा था और ये मेरी अनेक अपूर्ण पुस्तकों में से एक था। ये अमेरिका में अस्मिता के निर्माण के इतिहास पर है और इसमें यह भी बताया गया है कि भारतीय मूल के लोग और हिंदू अमेरिका की इस विशिष्टता से क्या सीख सकते हैं। अमेरिका में कई कानूनी और सांस्कृतिक सुविधाएं हैं जिनसे हम लाभान्वित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐतिहासिक समुदाय बनने के कई लाभ हैं, जिनमें वित्तीय लाभ शामिल हैं। मैं इसके ब्यौरों में नहीं उतरूंगा और शायद हम इस पर बाद में कभी बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस पर चर्चा करूंगा कि ये संस्कृत भारती को कैसे लाभान्वित कर सकता है। इसलिए अमेरिका के संदर्भ में संस्कृत और संस्कृति को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है।
आप देखेंगे कि प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो युवा भारतीय आप्रवासी द्वितीय या तृतीय पीढ़ी के अमेरिकी मंदिरों में उत्तरोत्तर कम जा रहे हैं। मुख्यतः पहली पीढ़ी के लोग ही, जिनका भारतीय और हिंदू परंपरा से अब भी गाढ़ा संबंध है और जो भारत की ज्ञान पद्धतियों को समझते हैं, मंदिरों में जाते हैं। पर हर अगली पीढ़ी में इस तरह का संबंध और समझ घटती जा रही है और हमें इसे इन बाद की पीढ़ियों के नजरिए से देखना और समझना होगा। ये एक अति महत्वपूर्ण विषय है जिसे हमने और हमारे नेताओं ने सफलता के साथ सामना नहीं किया है। ऐसा कोई व्यक्ति भी जो 10-12 सालों तक बाल विहार जाता रहा हो, जब वो कॉलेज जाता है या दफ्तर जाता है, तब वो हिंदू परंपरा से अपने आप को अलग करना शुरू कर देता है। व्यक्तिगत रूप से अपने माता पिता के सामने वो दिखावा करता है कि उसे अब भी हिंदू परंपरा में रुचि है। उदाहरण के लिए, वो दिवाली उत्सव में हिस्सा ले लेता है, पर सार्वजनिक रूप से वो अपने हिंदूपन को छिपाने की कोशिश करता है। अमेरिकी अस्मिता जब बन रही थी, तब बहुत से समुदायों ने इस समस्या का सामना किया था। यहूदियों ने सामना किया, दूसरे समुदायों ने भी। इन सब ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ पद्धतियां विकसित कर ली हैं और इनसे हमें सीखना होगा। इन सब ने अपनी अस्मिता को बरकरार रखते हुए पूरी तरह अमेरिकी बनने के लिए कुछ तरीके अपनाए और अमेरिकी बनकर भी इन्होंने सफलतापूर्वक अपनी दोहरी अस्मिता कायम रखी। इस तरह दूसरी, तीसरी या चौथी पीढ़ी के भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को, जिसका भारत के साथ सीमित संबंध ही है, इस अमेरिकी अस्मिता में भारतीय संस्कृति की भूमिका और महत्व को समझाना होगा। हमें इस विषय पर ध्यान केंद्रित करना होगा और ऐसे पाठ्यक्रम और उपकरण विकसित करने होंगे ताकि युवा भारतीय समझ सकें कि इससे उनका अमेरिका होना किसी भी तरह से कमजोर नहीं होता है, बल्कि हिंदू संस्कृति वास्तव में एक उपयोगी चीज है। दुर्भाग्य से इस अस्मिता की परिभाषा हमारे विरोधियों ने लिखी है, जो उसे जाति, महिलाओं के शोषण, मानव अधिकार और अन्य नकारात्मक विशेषणों का उपयोग करके पेश करते हैं। इस वजह से अमेरिकी हिंदू उसे अपमानजनक और आपत्तिजनक पाते हैं और वे अपने आप को ऐसी अस्मिता से दूर रखना चाहते हैं। पहले तो वे उसे सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करते हैं, फिर अपने आप को उससे दूर करते हुए वे उसे आत्मसात कर लेते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हम अपने ही लोगों को खोते जा रहे हैं। इसलिए सीखने की क्षमताओं, चित्त या मन से जुड़े विज्ञानों, संज्ञानात्मक विज्ञानों, गणित के इतिहास, आयुर्वेद आदि में संस्कृत और संस्कृति पर आधारित सभ्यता बहुत ही लाभकारी है। और 21वीं सदी में संस्कृत और उस पर आधारित आध्यात्मिक विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। इस तरह ये न केवल विगत को संजोए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए भी प्रासंगिक हैं। हमारी संस्कृति वृद्ध जनों की देखरेख के लिए बहुत कुछ पेश कर सकती है। मनुष्यों की आयु काफी बढ़ गई है, पर कई लोग वृद्ध हो जाने पर दिमागी संतुलन खो देते हैं। उनका मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त नहीं रहता है, उनकी संज्ञानात्मक क्षमता का ह्रास हो जाता है और इन सब के लिए जो इलाज है, जैसे माइंडफुलनेस, साधना, योग, आश्रमों में रहना, अनेक पीढ़ियों वाले संयुक्त परिवार इत्यादि, भारत के हिंदू रहन सहन पर आधारित है। इन्हें अमेरिकी संस्कृति अपना रही है, पर इन्हें तोड़ मरोड़ कर और अमेरिकी प्रणाली में पचाकर और इनके हिंदू स्रोतों को नकार कर प्रोफेसर लोग और चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले अध्येता इन्हें अपने ढंग से जोड़ तोड़ कर इसे किसी नई और मौलिक चीज के रूप में पेश कर रहे हैं। इस तरह हमारे सामने दो समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि हमारी विरासत से कई अच्छी चीजों को लिया जा रहा है और उन्हें अमेरिकी ढांचे में, यहूदी ईसाई परंपरा में या विज्ञान में पचाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप हम अपनी सभ्यता से जुड़ी अस्मिता के सकारात्मक गुणों को खोते जा रहे हैं। दूसरी समस्या ये है कि कई बुरी चीजें हमारी सभ्यता में डाली जा रही हैं, जैसे जातिवाद पर जोर देना, ये कहना कि हम प्रगतिशील नहीं हैं या ये बताना कि हम पिछड़े हैं इत्यादि। इन दोनों समस्याओं का समेकित प्रभाव ये देखने में आ रहा है कि हम अपने सकारात्मक गुणों से रिक्त होते जा रहे हैं और हमारी अस्मिता पर नकारात्मक पहलुओं का वर्चस्व हो रहा है।
सार्वजनिक अस्मिता का ये विषय एक महत्वपूर्ण समस्या है जिससे हमें निपटना होगा। हम जितना चाहें उतने भवन बना लें और हमारे युवा जन व्यक्तिगत स्तर पर हमारी विरासत को स्वीकार कर लें, परंतु फिर भी वे सार्वजनिक रूप से अपनी अस्मिता को स्वीकार करने से कतराएंगे। हमें संस्कृत बोलने वाले क्षत्रियों की आवश्यकता है। संस्कृत केवल ब्राह्मणों की पारंपरिक भाषा नहीं है जिसका उपयोग पूजा पाठों और मंत्रोच्चारण में होता है। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है, बल्कि वो तर्क करने, वाद विवाद करने, संज्ञानात्मक कुशलताएं हासिल करने, बौद्धिक निपुणता प्राप्त करने और संस्कृत में निहित उत्कृष्टता को आत्मसात करने के लिए भी आवश्यक है। हमें इसे भली भांति प्रोत्साहित करना होगा और मैं आशा करता हूं कि संस्कृत भारती लोगों को संस्कृत में बोलना सिखाने और शास्त्रों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने से आगे जाकर आने वाले दिनों में हमारे वर्तमान समयों के लिए नई स्मृतियां विकसित करने का काम हाथ में लेगी। स्वयं मनु ने कहा है कि हमें हर युग, हर संदर्भ और हर स्थान के लिए नई स्मृतियां लिखनी होगी। इसलिए हमें अमेरिकी स्मृतियों की भी आवश्यकता है। मेरे कहने का ये भी तात्पर्य है कि हमें अमेरिका का एक तरह से संस्कृतिकरण करना होगा। मेरी एक परियोजना का नाम मैंने संस्कृत के अनुनूदय शब्दावली रखा है। मेरी पुस्तक बीइंग डिफरेंट, हिंदी में विभिन्नता, में सबसे बड़ा अध्याय संस्कृत के इन्हीं अनुनूदय शब्दों पर है। वहां मैंने समझाया है कि क्यों संस्कृत के कुछ शब्दों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद संभव नहीं है, क्योंकि इन शब्दों के अर्थ का कुछ अंश इन शब्दों में निहित कंपन से भी है और दूसरी सभ्यताओं में इससे मिलती जुलती कोई चीज है ही नहीं। इसलिए उनमें और उनसे जुड़ी भाषाओं में इसके लिए कोई शब्द भी नहीं। मैंने अपनी पुस्तक में इस तरह के शब्दों के 20-25 उदाहरण दिए हैं। ये पुस्तक लिखने के बाद मैंने और भी कई ऐसे शब्द ढूंढ निकाले हैं। दरअसल मैं इस तरह के अनुनूदय शब्दों पर एक पूरी पुस्तक तैयार कर रहा हूं और एक ई-शिक्षण पाठ्यक्रम भी बना रहा हूं। अभी हाल ही में मैंने इस विषय पर 12 अंकों का एक वीडियो पाठ्यक्रम पूरा किया है। जब दिसंबर में मैं भारत जाऊंगा तब मैं 20-25 और अंक तैयार करूंगा। जनवरी में शुरू करते हुए मेरा ऑनलाइन चैनल आपको हर सप्ताह संस्कृत का एक अनुनूदय शब्द सिखाएगा। ये 52 सप्ताहों तक चलेगा और आप संस्कृत के 52 अनुनूदय शब्दों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो पाठ्यक्रम के प्रत्येक अंक में हम संस्कृत का एक अनुनूदय शब्द, उसका सामान्य अंग्रेजी अनुवाद और इन अनुवादों में क्या भ्रामक है इसे बताया जाएगा। उदाहरण के लिए आत्मन को सोल के रूप में अनुवाद करने की दिक्कतों के बारे में हम जानेंगे। सोल का पुनर्जन्म नहीं होता है, जानवरों में सोल नहीं होता है, इसलिए ये अनुवाद गलत है। इससे अर्थ बदल जाता है और विकृत हो जाता है। मेरे इस वीडियो पाठ्यक्रम में प्रथम उदाहरण में मैंने एक भारतीय गुरु के कथन को शामिल किया है जो गर्व से घोषित करता है कि ओम शब्द में कुछ भी भारतीय, वैदिक या हिंदू तत्व नहीं है। इस शब्द में कुछ भी विशेष नहीं है और आप उसे आमेन या आमीन से बदल सकते हैं। वो इस शब्द की हंसी उड़ाता है और इस पूरी बात का अवमूल्यन करता है। इस गुरु का वीडियो दिखाने के बाद मैं संस्कृत के एक असली विद्वान के साथ चर्चा करता हूं जो मेरे यहाँ आते रहते हैं और ये गुरु क्यों गलत सिखा रहा है इस पर हम दोनों विस्तार से चर्चा करते हैं। हम हर शब्द को इसी पद्धति से समझाते हैं। हम पहले गलत अनुवाद बताते हैं, फिर सूचित करते हैं कि ये अनुवाद क्यों गलत, हानिकारक और खतरनाक है और फिर ये बताते हैं कि कैसे आप इन गलत अनुवादों का प्रतिवाद करते हुए अपने पक्ष का समर्थन कर सकते हैं। हर सप्ताह आप संस्कृत का एक अनुनूदय शब्द सीखेंगे जिसे अक्सर गलत रूप से अनुदित किया जाता है। आप सीखेंगे कि इस शब्द का सही प्रयोग कैसे किया जाता है। इस तरह संस्कृत भारती आपको संस्कृत बोलना सिखा रही है और हम उसे इस नए प्रयास से समर्थित करते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी में काम करना जारी रखें, लेकिन संस्कृत शब्दों का भी अपनी अंग्रेजी में उपयोग करें। वे हर सप्ताह एक संस्कृत शब्द को अपनी अंग्रेजी में शामिल कर सकते हैं। मैंने अपनी पुस्तक में संस्कृत के 108 अनुनूदय शब्दों के बारे में बताया। इसके बाद 1008 अनुनूदय संस्कृत शब्दों को लेने की मेरी योजना है। ये परियोजना अंग्रेजी का संस्कृतिकरण कर देगी।
एक अन्य परियोजना अंग्रेजी शब्दों की व्युत्पत्ति के इतिहास से संबंधित है। वैसे भी अंग्रेजी के काफी शब्द संस्कृत मूल के हैं। ये भी एक रोचक तथ्य है। डॉक्टर स्वामी ने भारतीय भाषाओं के लिए आंकड़े दिए हैं, पर संस्कृत के शब्द लातिन भाषा के जरिए अंग्रेजी में भी आए हुए हैं। इनमें कई महत्वपूर्ण शब्द शामिल हैं। हमें समय में पीछे जाकर संस्कृत के उन शब्दों का पता लगाना होगा जिन्हें लातिन के माध्यम से यूरोपीय भाषाओं ने पचा लिया है। हम इन संस्कृत शब्दों को पहचान कर इन्हें वापस पाना चाहते हैं। इनके मूल रूप और सही संदर्भ और अर्थ का पुनरुद्धार करके हम अंग्रेजी भाषा का संस्कृतीकरण करना चाहते हैं। अतः एक तरह से हम अमेरिका को गेरुए रंग में रंगना चाहते हैं। इस तरह की चीजें सिखाने से हमारे युवाओं में गौरव की भावना उत्पन्न होगी। मैं अधिकतर जिन लोगों से बात करता हूं, वे कॉलेज जाने वाले छात्र होते हैं। इनमें से कई मुझे बताते हैं कि वे अपने पैतृक विरासत के साथ आत्मीयता नहीं महसूस कर पाते हैं। हम वयस्कों को इन युवाओं की इस समस्या का समाधान करना होगा ताकि आधुनिक पीढ़ी हमारी विरासत के साथ आत्मीयता महसूस कर सके। ये नई पीढ़ियां हमारी विरासत की प्रासंगिकता और व्यावहारिकता के बारे में जानना चाहती है। इन्हें भारत में रुचि नहीं है या वहाँ जो हो रहा है उसमें, क्योंकि वे अपना सारा जीवन यहाँ बिताएंगे। इसलिए हमें बहुत ही विवेकपूर्ण उत्तर खोजने होंगे जो उन्हें समझ में आए। और स्पष्ट ही हमारे पास मजबूत तर्क हैं जिन्हें बेहतर रीति से पेश करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए संस्कृत पर आधारित अध्यात्म, योग, संज्ञानात्मक विज्ञान, मनोविज्ञान, साधना आदि 21वीं सदी के अमेरिका के लिए प्रासंगिक विषय है। हमें इन्हें अपनी विरासत के रूप में पुनर्प्राप्त करना होगा और इनमें घुस आए गलत अनुवादों को दूर करना होगा। उदाहरण के लिए जिसे पश्चिम में माइंडफुल मेडिटेशन कहा जाता है, वो वास्तव में विपासना है। मैं इस विषय पर एक पूरी किताब लिख रहा हूँ और इसके जरिए माइंडफुल मेडिटेशन को हमारी संस्कृति के दायरे में वापस ले आ रहा हूँ। इसके जरिए मैं दिखाऊंगा कि किस तरह पिछले 40 सालों में कई अमेरिकियों और यूरोपियों ने हमारे गुरुओं से ये तकनीकें सीखीं और अपने प्रारंभिक जीवन में उनका ऋण स्वीकार भी किया, पर बाद में वे उनसे अलग हो गए। उनकी शब्दावली को बदल दिया, उसे अंग्रेजीकृत किया और कुछ अनुनूदय संस्कृत शब्दों का अनुवाद करके इस सब ज्ञान को अपना बता दिया। फिर कुछ लोगों ने इस ज्ञान को ईसाई रंग दे दिया। कुछ लोगों ने उसे तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस में शामिल कर लिया। पलटने, यूटर्न का ये प्रकरण वाकई बहुत रोचक है। मैं इसे उजागर करना चाहता हूं और इन सब को वापस संस्कृति और संस्कृत भाषा में वापस ले आना चाहता हूं। इससे हमारे युवा जनों को झेप नहीं महसूस होगी कि वे औरों से अलग हैं। उन्हें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए जो यहाँ की संस्कृति को इतना कुछ ज्ञान दे रही है। 15-20 साल पहले न्यू जर्सी के राज्यपाल हिंदू विचारों के पक्षपाती थे। ये हमारे ज्ञान को यहाँ के जन साधारण के लिए सुलभ कराना चाहते थे। उन्होंने यहाँ के स्कूलों के शिक्षकों के साथ और न्यू जर्सी की आम जनता के साथ भारत और हमारी विरासत के बारे में बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। कई बार इन चर्चाओं में स्कूल के कई शिक्षक होते थे और मैं उनसे पूछता था कि राज्यपाल महोदय ने अमेरिकी छात्रों को भारत के बारे में सिखाने के लिए मुझे क्यों आमंत्रित किया गया है। और जब मैं उनसे पूछता था कि अमेरिका के छात्रों को भारत के बारे में क्यों सीखना चाहिए, तो किसी के पास भी इसका कोई उत्तर नहीं होता था। ये 1990 के दशक के अंतिम वर्षों की बात है। तब मैं उनसे पूछता था कि अमेरिकी जीवन और इतिहास में भारत किस तरह से मौजूद है। कोई कहता मैंने कहीं हुक्का देखा है। भारत के बारे में उनकी कल्पना किसी विचित्र चीज की होती थी। जब आप अमेरिका के इतिहास को पढ़ाते हैं तब आप कोलंबस से शुरू करते हैं।
तो वो कहाँ पहुंचने के लिए निकल पड़ा था और वो यहाँ क्यों आ पहुंचा, वो ये सब क्यों करना चाह रहा था। वो भारत की खोज करना चाहता था और ये कोई आकस्मिक बात नहीं थी कि वो ऐसा करना चाहता था। यूरोपियों के लिए भारत के साथ का व्यापार महत्व रखता था क्योंकि उनके अभिजात वर्गों द्वारा उपयोग की जाने वाली सारी चीजें, दवाएं, वस्त्र, कृषि उत्पाद, इस्पात आदि भारत से ही आती थीं। ऐसा सदियों तक होता रहा। पर जब तुर्कों के मुसलमानी साम्राज्य ने एशिया और यूरोप के बीच वाले इलाके पर कब्जा कर लिया और इस व्यापार को रोक दिया, तब भारतीय माल मुसलमान व्यापारियों के जरिए ही यूरोप पहुंच सकता था। इन मुसलमान व्यापारियों ने या तो इस व्यापार को पूरी तरह बंद कर दिया या भारतीय माल की कीमतों को बहुत बढ़ा दिया। इसलिए समुद्र से भारत पहुंचने का रास्ता ढूंढना आवश्यक हो गया ताकि मुसलमानों द्वारा नियंत्रित जमीनी रास्तों से मुक्त हुआ जा सके। स्पेन की रानी इन खोज अभियानों के लिए पूंजी जुटाने वाले लोगों में सबसे आगे थीं। वास्को डिगामा ने एक रास्ता पकड़ा और अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारत पहुंचा। कोलंबस ने दूसरा रास्ता पकड़ा। दोनों का ही मकसद भारत आने के लिए खुफिया समुद्र मार्ग खोजना था ताकि भारतीय माल के व्यापार पर इजारा कायम किया जा सके। हमारे युवा जनों ने इन सब तथ्यों पर विचार नहीं किया होगा, पर जब उनके सामने ये तथ्य पेश किए जाएंगे तब वे उसे समझ जाएंगे और उन्हें उस पर विश्वास हो जाएगा। ये सब 100% सही है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की क्योंकि अमेरिका के स्थानीय निवासी यहाँ 20,000 साल से रहते आ रहे हैं और ये अमेरिका के असली खोजी हैं। यूरोप के लोग अमेरिका इसलिए आए क्योंकि वे भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजना चाहते थे। ये अमेरिकी शिक्षण तंत्र में भारत को नया और अधिक ऊंचा स्थान दिलाने के लिए अच्छा और रोचक तरीका है। ये तरीका अपनाने पर हमें कैफियत देते हुए और तथाकथित मानव अधिकार के मामलों पर शर्म महसूस करते हुए भारत की बात छेड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भारत सरकार इस अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर जरूरत से ज्यादा अपराध बोध स्वीकार कर रही। जब अमेरिका ने चीन के संबंध में मानव अधिकार रिपोर्ट प्रकाशित की तो चीन ने तुरंत ही इसका प्रतिवाद करते हुए अमेरिका में चल रहे मानव अधिकार के उल्लंघनों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित कर डाली। भारत को भी इसी तरह की बौद्धिक संस्थाओं की आवश्यकता है जो पूर्व पक्ष का बारीक अध्ययन करके आलोचनात्मक दृष्टि को उसी की ओर फेर सके और जो प्रतिपक्षियों का छिद्रान्वेषण करने में निपुण हो। कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि जब 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका अस्तित्व में आया तब उसमें पूर्वी तट के मात्र 13 उपनिवेश शामिल थे। आज के अमेरिका का 90% मूल अमेरिका में शामिल नहीं था। पश्चिम की ओर अमेरिका का प्रसार धीरे धीरे हुआ और काफी इलाके स्थानीय निवासियों से बलपूर्वक छीने गया। लुसियाना को फ्रांसीसियों से खरीदा गया और कैलिफोर्निया को मेक्सिको से हड़पा गया। अमेरिका के कांग्रेस में इस पर काफी चर्चा चली थी कि पश्चिम की ओर इस निरंतर प्रसार का आर्थिक लाभ क्या है। ये कैलिफोर्निया में सोने और तेल होने की जानकारी मिलने से पहले की बात है। पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक रेल की पटरी बिछाने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया था ताकि प्रशांत महासागर के पार से भारत से माल आयातित करके उसे रेल द्वारा अमेरिका के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सके और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर जो इजारा था उसे तोड़ा जा सके। अमेरिकी कांग्रेस में इस परियोजना पर, जिसे ट्रेन टू इंडिया कहा गया था, खूब बहस हुई थी। अमेरिकी कांग्रेस के अभिलेखों में इन चर्चाओं के अभिलेख मौजूद हैं। कई सालों तक अमेरिकियों में भारत को लेकर बहुत ही आदरपूर्ण मान्यताएं थीं। ये इतिहास काफी लंबा है और मैं डॉक्टर स्वामी के साथ पूरी तरह से सहमत हूं कि हमें अपने इतिहास पुस्तकों को फिर से लिखना होगा। हम इस प्रतीक्षा में हैं कि इस कार्य को हाथ में लेने के लिए हमें सरकार से वित्तीय समर्थन मिले। भारत का इतिहास लिखते समय हमें भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर जो चला था उसके बारे में लिखने के साथ साथ इस पर भी कलम चलानी होगी
कि यहाँ अमेरिका सहित दुनिया के अन्य भागों में भारत से संबंधित क्या-क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के इतिहास में इंग्लैंड के इतिहास के साथ-साथ विश्व भर में फैले ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास को भी समेटा जाता है और उन्हें इस पर गर्व भी है। दक्षिण अफ्रीका, भारत, नाइजीरिया और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने जो कुछ किया उसका इनके इतिहास पुस्तकों में प्रशंसापूर्वक उल्लेख है और उसे इन स्थानों में ज्ञान, अंग्रेजी भाषा और सभ्यता फैलाने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये उनका इतिहास है, ये उनकी अस्मिता है और ब्रिटिश जन उस पर गर्व महसूस करते हैं। भारत की राजनीति सीमाओं के बाहर का भारतीय इतिहास ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास से कहीं ज्यादा गौरवपूर्ण और शानदार है। दक्षिण पूर्व के एशियाई देश, जापान, चीन, मंगोलिया, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप में भारतीय ज्ञान का प्रचार प्रसार ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभ्यताओं के इतिहास में भारत को न केवल एक राजनीतिक इकाई के रूप में प्रस्तुत करना होगा, बल्कि उसे विश्वव्यापी भारतीय सभ्यता के रूप में प्रस्तुत करना होगा। यदि आप बड़ा सोचेंगे और इस तरह भारत को प्रस्तुत करेंगे तो बहुत से युवा जन भारतीय संस्कृति से प्रेरित होंगे। आप उन्हें यकीन दिला सकेंगे कि भारतीय सभ्यता का इतिहास महान और गौरवपूर्ण रहा है और उसका भविष्य भी उज्जवल है। ये सब संस्कृति और संस्कृत भाषा पर टिकी है और इनमें अब भी काफी ताकत बची है। मैं आशा करता हूं कि संस्कृत भारती अमेरिका के संदर्भ में संस्कृत भाषा और संस्कृति की कल्पना इस व्यापक रूप में कर सकेगा। केवल वे ही इसे कर सकते हैं। मैं यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि संस्कृत भारती के साथ हमारा सहयोग जारी रहेगा। यहां आने के लिए मैं आपका आभारी हूं। संस्कृत भारती की इस नई परियोजना का समर्थन करें। धन्यवाद।